इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। इमरजेंसी को आज 46 साल हो गए। देश आज भी उन काले दिनों को नहीं भूल पाया है। इसी पर हमारी विशेष पेशकश ऐसी थी इमरजेंसी। देश में इमरजेंसी को 46 साल हो गए। आपातकाल की 46वीं बरसी पर खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि उन काले दिनों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1975 से 1977 के दौर में देश ने देखा कि किस तरह से तमाम संस्थाओं का विध्वंस किया गया। इमरजेंसी पर हम आज 1 घंटे का स्पेशल शो दिखाने जा रहे हैं। हम उन लोगों की बातें सुनवाएंगे जिन्होंने इमरजेंसी के दिनों को करीब से देखा। अभी हमारे साथ होंगे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे। प्रकाश जावड़ेकर से बात की है इंडिया टीवी के कंसल्टिंग एडिटर अजय कुमार ने। आपातकाल यानी इमरजेंसी 45 साल बीतने के बाद भी आज भी भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय जिसे याद कर कर उन तमाम लोगों की रूह कांप जाती है जिन्होंने इस दौर को जिया है। प्रकाश जावड़ेकर कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री इस दौर को न सिर्फ जी चुके हैं बल्कि उस वक्त कई पर्सनल बातें भी उन्होंने देखी। खास करके उनके लिए आंदोलन किया गया था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जब वो जेल में थे। आज आपातकाल पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है जी। प्रकाश जी, जो मैं पढ़ पाया, आप लोग जेल गए थे। क्या हो रहा था उस वक्त और क्यों आप लोगों को जेल भेजा गया आपातकाल के नाम पर? पहले तो मेरे पिताजी ये लोकमान्य तिलक जी का केसरी जो समाचार पत्र है उसमें सब एडिटर थे। तो 25 जून को उनकी नाइट शिफ्ट थी, तो वो सुबह 26 तारीख को घर में आए तो उन्होंने कहा अब तो पुलिस आके बैठ गया, सेंसरशिप लग गई और पुलिस ही न्यूज़ देखेगा, एडिटर नहीं। पुलिस न्यूज़ देख के तय करेगा कि कौन सी जानी कौन सी नहीं जानी। तो ये अजीब लगा। आखिर समाचार पत्रों पर सेंसरशिप और पूरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेना, इससे ज़्यादा गंभीर कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे अंदर की पूरी खबर मिली कि क्या क्या आदेश निकले हैं और क्या परिस्थिति चल रही है। तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पे हो गया और उसी दिन मैंने तय किया कि इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। और मैं बैंक में काम करता था, एक कनिष्ठ मध्यम वर्ग परिवार में नौकरी होते हुए सत्याग्रह की सोचना या ये बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी मेरे मन में पहले दिन से आया कि इसके खिलाफ संघर्ष करना है। और हम दूसरे दिन से इस प्रयास में लगे। मैं तो विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठा होना भी असंभव था। तो अलग अलग जगह में बैंक में काम करता था, वहाँ कोई 5-6 कार्यकर्ता आए, कहीं दूसरे किसी प्राध्यापक के घर जमे। ऐसा जमकर हमारी बैठकें और संपर्क एक दूसरे से शुरू हुआ। और फिर हमने जैसे नेताओं को उठा के ले जा रहे थे मिसा के अंदर, तो वैसे वैसे गुस्सा और चढ़ा, लेकिन किसी को पता ही नहीं होता था क्योंकि कोई न्यूज़ छपती ही नहीं थी। ये न्यूज़ छपी नहीं कहीं और इसलिए लोग अंधकार में थे। लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा पर्व आया है, सारा अनुशासन पे चल रहा है, लेकिन सबका भ्रम बाद में दूर होगा। लेकिन हम तो पहले दिन से इसके खिलाफ आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किन परिस्थितियों में आपको जेल भेजा गया? जब आप जेल गए तो क्या हुआ? ऐसा है, मैं जैसे कहा विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तो हमने तय किया कि 11 दिसंबर को 11 कॉलेज में 11 बजे हम सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रह के लिए बहुत मुश्किल से टोटल 50-60 छात्र छात्राएं तैयार हुई, क्योंकि तुरंत सजा हाथों हाथ मिलती थी, 3-3 साल की भी मिलती थी। तो लोग डरे हुए थे। तो फिर भी इतने कार्यकर्ताओं ने हिम्मत जुटाई और 11 कॉलेज के सामने सत्याग्रह हुए। आखिर का सत्याग्रह मैंने पुणे यूनिवर्सिटी में किया क्योंकि मैं सीनेट मेंबर था, सीनेट में चुन के आया था। और वो हमने सत्याग्रह किया, इसलिए हमें पकड़ा और पहले DRI के तहत गिरफ्तारी हुई और बाद में मिसा में कन्वर्ट हुआ।
और फिर 14 महीने मैं रहा। तो बताया जाता है कि जब आप जेल में थे, आपकी तबीयत खराब थी, उस वक्त आपको एक बहुत इमरजेंसी की सर्जरी करनी थी और उसके लिए बहुत लोगों ने सत्याग्रह जेल के भीतर किया। नहीं, ये तो ऐसा हुआ कि मेरी एक्सीडेंटल डिटेक्शन ऑफ ASD, हृदय में छेद होता है जी, वो उसका वही पता लगा। पहले से बहुत बार चेकिंग हुआ था, लेकिन ऐसा किसी ने कहा नहीं था। जेल में एक डॉक्टर आए, कार्डियोलॉजिस्ट, और उन्होंने देखा और उन्होंने तुरंत बताया कि ये सस्पेक्टेड ASD है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन किया। तो मैं सरकारी अस्पताल में ही जाना था, लेकिन ऑपरेशन के बाद 12-13 दिन के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर रखना नहीं चाहते थे। तो डॉक्टर की सलाह थी कि 1 महीना आपको घर में रहना चाहिए, जेल में वापस नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए पैरोल मांगा था, लेकिन सरकार ऐसी दुष्ट थी कि वो पैरोल भी नहीं दे रही थी। 1 महीने के लिए पैरोल मांगा था, वो भी नहीं दिया। फिर हॉस्पिटल से जेल में ठीक रहेगा ऐसा समझकर मुझे डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन में भेजा, हॉस्पिटल में भेजा। तब जाके बहुत लोग गुस्सा हो गए और पैरोल के लिए फिर सब लोगों ने प्रयास किए। वही एक तरह से आंदोलन हुआ और फिर मुझे 15 जुलाई को पैरोल मिला और 15 अगस्त को मैं फिर से बंदी बन के आज़ादी के दिन पर मैं फिर से जेल में वापस लौटा। प्रकाश जी, वो एक ऐसा दौर हमने देखा जहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी और तमाम अन्य लोकतांत्रिक परंपराओं को धता बता दिया गया, सब पर रोक लगा दी गई। देश भर में आंदोलन भी हो रहे थे, लेकिन उसके पहले जो सरकार का जस्टिफिकेशन था इमरजेंसी लगाने का, वो ये था कि स्टूडेंट्स बहुत उत्पात मचा रहे थे गुजरात में, बिहार में, और एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये सरासर गलत था, झूठ था। छात्रों ने गुजरात में नवनिर्माण के नाम से आंदोलन शुरू किया। वो मूलतः महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। फीस बढ़ी थी, यूनिवर्सिटी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का मुद्दा था। बिहार में भी अब्दुल गफूर सरकार थी, वहाँ आंदोलन शुरू हुआ और वहाँ भी मुद्दे यही थे, भ्रष्टाचार और महंगाई। और जयप्रकाश आंदोलन में आए और उन्होंने छात्रों को दिशा दी और नेतृत्व किया, तो ये जेपी आंदोलन करके जाने जाना लगा। और फिर देश भर में इस तरह के आंदोलन में और लोग शामिल होने लगे। तो ये आंदोलन तो लोकतांत्रिक आंदोलन था, इसमें कोई किसी ने हिंसा नहीं की थी। एक दूसरा, एक्चुअली क्या हुआ, 12 जून को 3 घटनाएं हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि प्रधानमंत्री को अपात्र घोषित किया लोकसभा सीट के लिए, और इसलिए उनका प्रधानमंत्री की कुर्सी धोखे में आई। दूसरा, उसी दिन गुजरात के असेंबली चुनाव का रिजल्ट आया और गुजरात का असेंबली चुनाव में सारी विपक्षी दल इकट्ठा आकर जनता मोर्चा नाम से वो चुनाव लड़े थे और वो जीत गए, और कांग्रेस पहली दफा गुजरात में हार गई थी। तो ये उनको बहुत शौक था। ऐसी और एक घटना घटी। फिर बाद में उन्होंने सब जगह जो जबरदस्त रिएक्शन आई और मांग उठी कि इंदिरा जी अब इस्तीफा दो, तब जाके उन्होंने तय किया कि कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, और यही कांग्रेस की नीति है। और इसलिए उन्होंने कुर्सी न छोड़कर लोगों को बेदखल करके जेल में डालने का फैसला किया। लाखों लोग जेल में गए, हजारों लोगों को कैद हुई, सजा हुई, और बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई, और बहुत अनंत यातनाएं लोगों ने सहन की। और इसकी कोई एक्सपायरी डेट जैसे मेडिसिन को होती है, या किसी को उम्र कैद लगी तो मालूम है कि 14 साल के बाद छूटना है, यहाँ मालूम ही नहीं था कितने साल रहना पड़ेगा। तो ऐसी अनिश्चितता का दौर तैयार किया केवल खुद के राजनीतिक स्वार्थ के चलते। और मैं तो आज मानता हूं कि कांग्रेस का माइंडसेट आज भी वही का वही है। एक घराने के लिए उनकी सारी राजनीति होती है, और उस घराने को बचाने के लिए वो कुछ कहीं तक भी जा सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से जजों पर दबाव लाया, इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट पूरे खत्म किए, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो पूरी खत्म हुई। कमिटेड जुडिशरी की वकालत करने लगे वहां के कानून मंत्री, और इस तरह से उन्होंने पूरा व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया।
और नीरेन डे जो सरकार के एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने ये प्रतिपादन किया कोर्ट के केस में, जब कोर्ट ने पूछा कि क्या आप जो सारा आर्गुमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब किसी नागरिक को जीने का भी अधिकार, उसका छीनने का अधिकार सरकार को है, तो उन्होंने कहा है। तो ये यहाँ तक गया था, तो पूरी व्यवस्था और लोकतंत्र की पूरी हत्या हुई। और ये उसके खिलाफ जो जनता ने वोट दिया वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो सुनने लायक कहानी है, क्योंकि उससे फिर लोकतंत्र स्थापित हुआ। 50 दिन में लोगों ने एक जबरदस्त क्रांति करी। प्रकाश जी, राहुल गांधी ने अपनी दादी के द्वारा लगाए गए इमरजेंसी के लिए अपोलोजाइज भी किया, माफी मांगी और कहा कि देश में दोबारा इमरजेंसी लग नहीं पाएगी, कोई नहीं लगा पाएगा। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि आज हमारे देश में अघोषित आपातकाल है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, लोग अपनी बातें नहीं कह सकते। मोदी जी के खिलाफ कुछ कहिए तो ट्रोल्स हो जाते हैं, और यहां तक कि इस देश में कोई कुछ नहीं कर सकता, सब पर सरकार का नियंत्रण है। सही है आरोप? इससे तो झूठ आरोप कुछ हो ही नहीं सकता। अभी तो सारे रोज राहुल गांधी जिस तरह के गाली गलौज के ट्वीट करते हैं, इससे और क्या आजादी हो सकती है। अब ट्रोल करना ये सोशल मीडिया में जनता का अधिकार है, तो वो ट्रोल क्यों होते हैं वो उनको देखना चाहिए। लेकिन वास्तविकता है कि आज अक्षुण्ण स्वातंत्र है। अब देखो, कोर्ट्स मन चाहे यानी जो उनको सही लगते वो फैसले दे रहे हैं, लोगों को अटपटे लगते लेकिन फैसले दे रहे हैं, और किसी ने रोका नहीं है, न्यायालय के आदेशों का पालन हुआ है। दूसरी तरफ कोई भी पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर रोज सरकार पर बहुत वार प्रहार चलते रहते हैं, और उसका तो मोदी जी ने हमेशा स्वागत किया है। वो कहते हैं कि करो, सरकार पर टिप्पणी करो, सुधार बताओ और क्या गलत है ये बताओ, ये सब हमेशा बोलते हैं। लेकिन इसलिए मैं तो ये मानूंगा कि आज जितना लोकतंत्र बहुत ज़्यादा पास अधिकार है, क्योंकि मीडिया का जो एक्सप्लोजन है उसके कारण आज सब प्रकार की, कितनी यूट्यूब चैनल, कितनी गालियां बकते हैं लोग, लेकिन वो भी फिर चल रहा है। तो ये, क्योंकि इससे लोकप्रियता कम नहीं होती। प्रकाश जी, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी सरकार के ऊपर कि पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और उसके साथ साथ जो कानून बनाए गए वो, और फिर खुद आपके मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आप लोग सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। आवाज़ जो पैरेलल आवाज़ है उसको दबा देना चाहते हैं। सरकार हर तरफ एक गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए बैठी है, कहीं किसी ने कुछ कहा बस उसको ट्वीट को हटा दो, उसको सब कुछ कर दो। एक माहौल बनाने की एक कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमने क्या किया है, हमने जो, देखो आपके टेलीविज़न चैनल है जी, उन टेलीविज़न चैनल्स को एक प्रोग्राम कोड का पालन करना पड़ता है। दूसरा, आप लोगों ने सारे संस्था इकट्ठा कर 60-70 संस्था टेलीविज़न को इकट्ठा कर NBS से स्थापन किया है। वहाँ जस्टिस सिकरी अध्यक्ष है, तो ये काम वहाँ चलता है, और किसी की भी शिकायत हो तो उससे सुनवाई होती है, और उसमें अगर एक आध चैनल ने गलत किया है तो दंडित किया जाता है। यही सेल्फ रेगुलेशन हमने रखा है, बाकी कुछ नहीं किया। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स को कुछ नहीं था, ये इंटरमीडिएरीज थे, उनको कुछ भी कानून नहीं था। तो ये ऐसा नहीं रखेंगे ना कि भाई हर एक को समान कानून चाहिए। जो प्रिंट मीडिया है उसको तो प्रेस काउंसिल है, लेकिन जो डिजिटल वर्जन के न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं उनको तो कोई कानून नहीं। तो ऐसा कैसा देश में किसी भी माध्यम को कानून रहेगा और किसी को नहीं रहेगा? तो हमने ये किया है कि सबको समान कानून रहेगा, और इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं। तो सोशल मीडिया पर आपके हिसाब से तो सरकार का कोई नियंत्रण है? बिल्कुल नहीं। सरकार नियंत्रण करना चाहती है? बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई मंशा है? एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट है कि हम, सोशल मीडिया एक नई अभिव्यक्ति है, लोगों के हाथ में आई हुई पावर है, उसको लोग व्यक्त करें। और मेरा ऐसा विश्वास है कि कलेक्टिव विजडम प्रिवेल्स। देश के आम आदमी की जो
कॉमन सेंस है वो इतना स्ट्रांग होता है कि आखिर जो अच्छा है वही टिकता है लॉन्ग टर्म में, और बाकी जो अपने सारे हिंदी सिनेमा में है, नायक जीतने पर और खलनायक हारने पर ही तालियां क्यों बजती है? क्योंकि समाज को अच्छा बुरे का फर्क समझता है, और अच्छा बुरे में अच्छा जीतना चाहिए ये सबकी इच्छा होती है। तो कुछ विकृत लोग होते हैं कि जो अलग सोचते हैं, उन्होंने अगर कोई बहुत खराब किया या वैर भाव पैदा करने का प्रयास किया तो उसका संज्ञान लेने का एक व्यवस्था है जो बाकी सब मीडिया को है, इनको नहीं थी। एक और आरोप आपकी सरकार पर बार बार लगाया जाता है, कहा जाता है कि वो तमाम पत्रकार जो सरकार की लाइन ऑफ थॉट पर नहीं चलते हैं, उनके ट्वीट्स पर, उनके यूट्यूब कमेंट्स पर कोई ना कोई साजिश करके दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उनको जेल में भर दिया जाता है। किस तरीके से इस आरोप को आप देखते हैं? मैं तो यह आरोप का पूरा खंडन करता हूं, क्योंकि ऐसा तो मुझे तो याद नहीं जिसने, जो पत्रकार है और जिसने जेन्युइनली किसी अपनी भावना को प्रकट किया, उसको कभी किसी ने रोका ही नहीं है, किसी बॉडी ने नहीं रोका, सरकार ने तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, जिन पर कुछ कार्रवाई हुई वो क्रिमिनल लॉ में, जिन्होंने समाज में दंगा फैलाने की साजिश की या जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ भावना पैदा हो और संघर्ष बढ़े ऐसा प्रयास किया, या कोई झूठी अफवाह फैलाई जिससे, या बहुत सारी बदनामी की, जिस तरह से बंगलोर में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ और जिस तरह से अफवाहें उठी थी, तो इस तरह की अफवाहें जिसका परिणाम हिंसा में होता है, ऐसे ही मामले में कोई कार्रवाई हुई है, लेकिन वो तो कानून के तहत है और वो कानून पहले भी था और आज भी है। बिल्कुल। तो एक ये जो माहौल बनाने की कोशिश, मैं बार बार ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज आप ही के ऊपर आरोप लादे जा रहे हैं, और आपसे कहा जाता है कि ट्विटर पर आप कहते हैं कि भाई ये 1000 ट्वीट हटा दो, ये तमाम लोगों को हटा दो। क्या ये ऐसा हमने नहीं कहा है जी? ऐसा तो कभी नहीं कहा कि 1000 लोगों को ट्विटर करने का पाबंदी डालो, ये हमने कभी नहीं कहा। हाँ, लेकिन आप PFA को ब्लू टिक करोगे और बाकी अनेक अच्छे व्यक्तियों को ब्लू टिक नहीं करोगे या उल्टा उनको दूसरे लांछन लगाकर उनका ट्वीट रखोगे, तो लोग सवाल पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और ये इसलिए हम समाज में चाहिए, एक डेमोक्रेसी ऑटोमेटिक प्रिवेल करती है। हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें लोकतंत्र ना हो और जिसमें तानाशाही की बू हो। एक भी काम ऐसा नहीं किया 7 साल में, जो भी दिखाएगा। और अपने अपनी पत्रकारिता अलग अलग जो हुए हैं, एक एक पत्रकार अपनी चैनल शुरू किया है और वो चल रही है, उनके ग्राहक है, जिनको देखना है देख सकते हैं, तो क्या चाहिए फिर? हालांकि ये सवाल थोड़ा अलग सा है, क्या आपको लगता है कि आज धड़ों में बट गए हैं हम सब और हर कोई अपने धड़े को लेकर इतना ज्यादा अग्रेसिव है कि वो अपनी बात के अलावा कुछ और सुनने को तैयार ही नहीं होता, और एक मानसिकता को प्रचारित करने की पुरजोर कोशिश की जाती है, और जैसे ही कुछ उस पर बात होती है तो कहा जाता है कि आप हमें दबा रहे हैं, आप हमारी आवाज को बंद कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि अपने देश में लोग सबकी सुनते हैं। जैसे हम चुनाव में जाते हैं तो मैंने हमेशा देखा है, देहातों में जब सभाएं होती है तो सबकी सभाओं में लोग जाते हैं। मैं भी जब स्कूल में जाता था तो मेरे यहाँ तो जनसंघ तो उस समय था ही नहीं, यानी वो तो हम संघ में जाते थे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एक तरह से नहीं था। तो वो समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, ये वहाँ बहुत जोर में थे। तो उनके सभी नेता आते थे, सबकी सभाएं हम सुनते थे, और यही भारत का स्वभाव है। तो मैं कभी ऐसा नहीं मानता कि लोग धड़े में बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है। इस देश को अब जैसे एक मुस्लिम के पिटाई पर आया, जो जिसमें हिंदू मुस्लिम भाव ही नहीं था,
क्योंकि पीटने वाले में दोनों सभी लोग थे, लेकिन उसको भी जिस तरह से कलर देने का कोशिश किया, तो ये झूठ है। ये धड़े में बंटना नहीं है, धड़े में बांटने की कोशिश करना है। प्रकाश जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो आज इमरजेंसी के 46 साल पूरे हो गए और इसी पर जारी है हमारी ये विशेष पेशकश, ऐसी थी इमरजेंसी। और 1:30 बजे हमारे साथ होंगे बीजेपी सांसद सुशील मोदी। 1:40 पर हमारे साथ जुड़ेंगे जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। इमरजेंसी के काले दिनों पर हमारी यह स्पेशल पेशकश जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारी कवरेज जारी रहेगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।